हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा महाज सियासी और फौजी क़यादत ने सर जोड़ लिए। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ ने गवर्नेंस की बेहतरी और हार्ड स्टेट का मायनी खेज बयान दे दिया। मुल्क के आगे कोई शख्सियत अहम नहीं, जनरल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास में शिरकत न करने वालों को दुश्मनों का हिमायती करार दे दिया। पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास, आर्मी चीफ, वजीर आजम, वज़राए आला बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, डीजी मिलिट्री ऑपरेशन, डीजी ISI, वफाकी सेक्रेटरीज की शिरकत। क्या अहम फैसले किए गए, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा पहले हाँ फिर ना, PTI ने पार्लिमानी इजलास का बॉयकॉट कर दिया। बानी PTI ने बॉयकॉट फैसले की हिमायत कर दी। पार्लिमानी इजलास में अदम शिरकत पर मुखालिफिन की PTI पर कड़ी तनकीद। सियासी तौर पर यह फैसला PTI के लिए मुस्तकबिल में कितना नुकसानदेह हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और तोशा खाना की हेरा फेरियां, खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट ने सर चकरा दिए। असल तहाइफ की जगह नकली तहाइफ लेकर सियासतदान कीमती माल ले उड़े। 1956 में पाकिस्तानी वजीर आजम के चीन के दौरे में दिए गए कीमती तहाइफ में होने वाले फ्रॉड की गैर मामूली कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। 1956 की वारदात पकड़ी गई। खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट ने बड़ा पोल खोल दिया। सियासतदानों ने चीनी तहाइफ के साथ क्या हाथ किया। खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट जो बुध के रोज पेश की जाएगी, इसकी अहम तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्याजी साहब, आज बड़ा अहम इजलास था कौमी सलामती कमेटी का, लेकिन हमने देखा कि उसमें PTI जो कि कल रात तक लग रहा था कि शिरकत करेगी, आज उन्होंने शिरकत नहीं की। और इस बात को भी, सिर्फ यही नहीं कि शिरकत नहीं की, इस बात को भी वाजे कर दिया कि जहां एक तरफ हुकूमत जो है वो ऑपरेशन का फैसला कर चुकी है, वहां PTI ने वाजे कर दिया कि वो किसी भी किस्म के मिलिट्री ऑपरेशन के अगेंस्ट है। इसको कैसा देख रहे हैं आप? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब और उसके लवाकिन की सियासत में यकसुई कब आएगी। ये जब 21वीं आर्मी तरमीम आई थी फौजी अदालतों के बारे में, पूरा आइन तब्दील कर दिया था और उसमें सारे इतने बड़े उन्होंने एक SOPs बनाए थे। तो इमरान खान साहब, ये सारी कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट थी, वो तेरी सरकार में पहुंचे तो सब एक हुए। देखिए, क्राइसिस ये है कि इनको बदकिस्मती ये है कि तहरीक इंसाफ जो है बाद अज खराबी बसयार उनका वतीरा बन चुका है। ये तो हो नहीं सकता कि वो सही मानो सही टाइम पे ऊपर कोई सही फैसला कर सके। एक तसलसल 28 साल का, जो मैं कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब वो बदकिस्मत, मशहूर, मजबूत, मरबूत सियासतदान है जिन्हें पूरी जिंदगी एक दफा भी एक सियासी फैसला सही नहीं किया। और ये मैं उन फैसलों की बात कर रहा हूँ जिसके हर फैसले के बाद उन्होंने खुद उस पर तासुफ का इज़हार नहीं किया, अफसोस नहीं किया और ये नहीं कहा कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। इसलिए कि आप देखें कि वो U-टर्न भी इसलिए मशहूर है कि हर फैसले के बाद वो एहसास हुआ कि गलत कर बैठे हैं। अब ये बात यह है, और नंबर 2 बात यह कि उनके पास बंदे भी नहीं है कि उनके साथ रहनुमाई करें, और हो भी सही तो इमरान खान साहब के हाँ इसका रिवाज ही नहीं है कि इमरान उनके जहन में कोई बात हो तो उसके सामने कोई बंदा को अपनी बात कर सके। वो कहते हैं ना, ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड्स। अब इमरान खान का अपनी सियासत के अंदर जो उनका अपना एक जो है कैपेसिटी है, वो मैंने भी आपको बताया है कि पूरे 28 साल सियासत में एक सियासी फैसला मुझे बता दे इमरान खान साहब, मैं बार बार कहता हूँ, जिसके बारे में उनको खुद फख्र हो या तहरीक इंसाफ कह दे कि हमारी क्या पॉलिटिकल मूव चली थी। अब वो हो जाता है जी, जलसा बड़ा हो जाता है 2011 में। अब पिछले 2-3 साल से उनका दाव पेच लगा हुआ है, कतई नजर के उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट की क्या नाअहली हैं और उन्हें किस मेहनत मुशक्कत से एक बंदा जो जमीन बोस हो चुका था, इमरान खान जी की सियासत खत्म हो चुकी थी, उसको 7वें आसमान में पहुंचा दिया, उसको रिफतें दे दी, इससे कतई नजर। लेकिन इमरान खान साहब की जो कुछ आज कमाई है उस वजह से अपनी कमाई से तो नहीं आया ना। क्या वो असेंबली से जो इस्तीफे दिए थे 10 अप्रैल 2022 को, उस वजह से पॉपुलैरिटी है, या जनरल आसिम मुनीर की जो मुमकिन अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए गए थे उस पर। तो ये इनकी बदकिस्मती है जी कि उन्होंने एक ऐसा मौका गंवाया जिससे उनके राब्ते बढ़ सकते थे,
जिनके उनका कोई ना कोई तल्लक के खातिर पैदा हो सकता था। और लेकिन फिर क्या किया जाए, वो इमरान खान कैसे, वो तो अपने दौर में जब इतना वाक़या हुआ तो तब वो अपने बैठने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, जब खुद वज़ीर आज़म थे, जब उनकी ज़रूरत थी और सारे लोग वहाँ पे बैठ गए इसी कमेटी में और ये खुद गैर हाज़िर थे। तो अब आप ये बातें करें, पता नहीं अब इससे क्या असरात होंगे। मेरा ख्याल है कि जो उनके अंदर एक पहले से तनाव है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ये वारदात चूँकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो रही है, हमारे यहाँ किसको नहीं पता कि इसके पीछे हिंदुस्तान है, किसको नहीं पता कि इसके पीछे कि वो सारी ताकतें हैं, किसको नहीं पता अमेरिका इसके पीछे है। ये बहुत बड़ी गेम हो रही है। चीन दोबारा जैसे उसे अपना यहाँ पे पड़ाव डालने की दोबारा कोशिश की है, जो इमरान खान साहब ने वो भी मेहनत मुशक्कत के साथ उनको रुखसत किया था 2018 में। रज़ाक दाऊद ने स्टेटमेंट दिया था कि हम CPEC शेल्फ कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से को वाक़िज़ा कराया है। इसलिए इस वक्त कुछ अर्सा हमें ये सहना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को सोचना चाहिए कि इस नाज़ुक मरहले पे आज नहीं देखना, ये भी देखना है कि मुअर्रिख ने, उनके कल्ट ने नहीं लिखनी मुअर्रिख किताब। मुअर्रिख तो ये लिखेगा कि उस वक्त क्या रोल बनना चाहिए था जब सारे हक़ाइक़ सामने आएंगे कि कौन कौन सी क़ुव्वतें पाकिस्तान के ऊपर पल पड़ी थी और पाकिस्तान की जो ऐसी तैसी फेरने के लिए एक पूरा, वो कहते हैं तेरी बर्बादियों के मशवे थे आसमानों में, वो अनलीश हुए हैं और हम मर्दगी से हमारी फौज का मुकाबला कर रही है। मैं तो हकीकत ये कि ऐसे मौक़ों पे मैंने कभी भी मेरा फौज के खिलाफ मुझे बहुत आई हैड मैनी एक्सेस टू ग्राइंड, लेकिन इस मौके पे मैं समझता हूँ कि कोई वजह नज़र नहीं होती। जब जंग में आप चले जाएं तो फिर आप जो है इसके साथ खड़े हो। तरीके साहब आप देखें आगे भुगते कीजिए, पहले ही भुगत रही है। न्याज़ी साहब, जब 2014-15 में इस किस्म के हालात थे, APS का वाक़या हुआ, हमने देखा नेशनल एक्शन प्लान बनाए, इफेक्टिवली जो है वो उसको डील किया गया और तमाम पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उस वक्त ऑन बोर्ड थे। इस किस्म के वाक़यात में ज़रूरी होता है कि तमाम लोग जो है वो ऑन बोर्ड हों। अगर आगे जाके चलें, ये तो एक मीटिंग थी, आगे जाके इस किस्म के डायलॉग में, मीटिंग्स में अगर PTI को ऑन बोर्ड कन्विंस नहीं किया जा सकेगा कि वो ऑन बोर्ड हो, तो आपको लगता है कि किसी किस्म का प्रोसेस या ऑपरेशन या जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो इतने इफेक्टिव हो सकेंगे या उसमें कोई रुकावट आ सकेगी? देखें जी, ये भी बड़ी हकीकत यह है कि हम इमरान खान साहब को तो ज़दोकोप कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत का क्या कारनामा है, इनके साथ कोई एफर्ट क्यों नहीं आई? ठीक है, PTI जब बात करती तो उनको कहा जा सकता था कि भाई आप इस तरह की अनहोनी ना डालें, तो आपको मिलवा दिया जाता इमरान खान साहब से, हम आप मिलवा के ले आते। पैरोल पे वो नहीं आ सकते क्योंकि उससे पूरे का पूरा एक सिस्टम जो है वो तो नहीं हिलाया जा सकता। एक निज़ाम चल रहा है और उसे इमरान खान साहब का अलहदा निज़ाम चल रहा है और उसके पीछे इमरान खान ये साहब ये समझे कि मैं अदालतों से हट के कोई मामला करूँ। ठीक है, ये गलत है, कतई नज़र उनके कैसे अदालतों में है और पैरोल में आके क्या उन्होंने क्या करना है कि वहाँ के, तो उसमें PTI वालों को कोई गुंजाइश निकालते। लेकिन उसके से पहले तो गवर्नमेंट को एक एफर्ट करनी थी और मेरा ख्याल है किसी हद तक एफर्ट हुई थी। क्योंकि PTI के अंदर जो सेन एलिमेंट है उन्होंने तो परसों फैसला कर दिया था कि हम जा रहे हैं, बंदे भी नॉमिनेट कर दिए और वो ये तो जिसको कहना चाहिए कि स्पैनर इन द वर्क्स जो है, कहीं से इमरान खान साहब को पैगाम मिल गया या जो लोग जो हैं उसके अंदर भी, क्योंकि PTI के अंदर एक और है जो बड़ी अजीबोगरीब बात है, वहाँ पे जितनी इसकी आला क़यादत है, अगर वो 2 दर्जन है, 1 दर्जन है, आधा दर्जन है, 5, 3 दर्जन है, एक बंदा नहीं है जो दूसरे बंदे पे इत्मीनाद करे। हर बंदा समझता है कि ये हमारे अंदर जो है ये एस्टेब्लिशमेंट का प्लांटेड है, कंप्लाइंट है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिल्कुल PTI तहरीक इस वक्त अर्तुगरुल गाजी बनी हुई है, उनको ये पता ही नहीं है। मैं सही बहुत सारे लोगों ने जो देख चुके हैं, इसलिए मैंने अर्तुगरुल गाजी का हवाला दिया है। या हर बंदा दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहा है PTI के अंदर। अब इस माहौल में अब उनको, लेकिन इससे का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट को जो PTI नहीं आई तो इसकी हुकूमत भी उतनी ही जिम्मेदार है और उनको भी ब्लेम लेना पड़ेगा बजाय उसके पॉइंट स्कोरिंग करने के और चहकने के। ठीक है, PTI को नुकसान है, गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है, लेकिन ये सियासी मसला नहीं था, इसमें कंसेशन करना था। हमें पता था कि बहुत सारी नेशनलिस्ट पार्टी जिन्होंने PTI के कवर के अंदर आए हुए हैं वो शायद कभी भी ना आती। एक उनका एक पुराना कजिया चल रहा है, उसको अलहदा रखे।
पीटीआई तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून और इन तरह की एक पॉपुलर पार्टी है जो कि ये जो पॉपुलर जो क्राउड है उनको करते हैं। वो कोई इलाकाई पार्टी नहीं है, वो कोई कौमीती पार्टी नहीं है। और उसने उनसे अब क्या करें, वो क्या कहना चाहते थे पीटीआई वाले कि अगर इनके साथ इस तरह ना निपटा जाए, ऑपरेशन ना किया जाए तो क्या करना चाहिए? क्या उनके लिए फूल रखने चाहिए? क्या आए तो फूल लेके चले जाएं? मैं तो कहता हूँ इसमें सारे अफसरों को एक दफ़ा यकसुओं के फौज ने जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर कार्रवाई की है उसके ऊपर उनको पूरी कौम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए था कि बिजली की कूद मारने जो हमारी फौज पहुंची। ऐसे इलाके में कौन सा मुश्किल काम है? किसी रेगिस्तान में जाके चुलिस्तान में आप ट्रेन को रोक लें और 5-7 मिनट की कार्रवाई कर लें, छुप के अंदर चले जाएं। वहाँ 500 मुसाफिर आम आदमी हैं, उनके अंदर छुप के आ जाए, किसी और तरीके से आ जाए तो। लेकिन उसके ऊपर जैसे हमारा वहाँ पहुंची है, इनको मैसेज मिल गया होगा कि इतना आसान नहीं है, ठीक है कुछ भाग गए होंगे। तुम्हारा पीटीआई का, हुकूमत का, मैं नहीं ख्याल के कॉन्डक्ट जो है दोनों का अच्छा था। दोनों ने से बताया आपने। एक और चीज़ भी है, कुछ मेरी भी कोई पीटीआई के एमएनए से एक दो बड़े सीनियर टॉप लीडरशिप से बात हुई है कि आप लोग क्यों नहीं गए यहाँ पर। अब 2-3 चीज़ें सामने आती हैं, वो जो उन्होंने कुछ खबर भी है आपके साथ शेयर करेंगे, आपका उस पर तबसरा चाहते हो। एक तो वो ये कहते हैं कि आप जिन लोगों के नाम शामिल नहीं थे, क्योंकि पीटीआई में और भी बहुत सारे 60-70 और 100 से ज़्यादा लोग वो कहते हैं जी शामिल हैं, सिर्फ 14 लोग थे जिनके नाम नहीं थे, वो भी नाराज़ थे। तो उन्होंने ये जोर डाला कि फिर जनाब किसी को नहीं जाना चाहिए। सो दे वर मोर एक्टिव, जिन लोगों के नाम नहीं थे उसमें कमेटी की, जिन्होंने उनको रिप्रेजेंट करना था। एक तो ये वजह भी थी। और आपने जैसे कहा कि आपस में लड़ाई झगड़े भी बड़े चल रहे हैं उनके। दूसरी रीज़न जो मुझे बताएगी है, जो अभी सामने नहीं आ रही, कि इस वक्त पीटीआई जो है वो इसको टीटीपी के सामने नहीं खड़ा होना चाहती। वो समझते हमारा सूबा है, ट्राइबल एरिया है, हमारे बॉर्डरिंग हैं, हमसे ज़्यादा विक्टिम हम बने हुए हैं, पहले भी हम पे अटैक्स हो रहे हैं। अभी भी कुछ एमएनएस के बकौल, एक दो ने ये बात मुझे कंफर्म की है ऑफ द रिकॉर्ड, वो ये कहते हैं कि हमें थ्रेट्स हैं कि अगर हमने इस पर कौमी असम्बली में गए और इस तरह के किसी ऑपरेशन की मंजूरी दी तो हमारे ऊपर अटैक्स हो सकते हैं। वी आर एक्सपोज्ड इन केपी के, लिहाजा ये फैसला किया गया कि बेहतर है कि इससे दूर रहा जाए कि वी आर अंडर थ्रेट। कुछ एमएनएस कहते हैं हमें धमकियाँ हैं, मतलब आती हैं, और कुछ का कहना है हमें भत्ते की भी पर्चियाँ आ रही हैं। सो इन दिस सिचुएशन हमें पता है कि पीटीआई ने कभी भी कुछ स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लिया टीटीपी के खिलाफ। तो ये लगता है आपको कि दिस कुड बी द मतलब रीज़न जिसकी वजह से पीटीआई ने अपने आप को उसमें रखा है, मार्जिन में रखा है। सलमान अकरम राय साहब भी आज कह रहे थे भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर आप मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं तो इन्हें साल्ट ही साइड वी आर न्यूट्रल। तो पीटीआई तो इस तमाम दहशतगर्दी में जो लोग मारे जा रहे हैं ट्रेन के मतलब इंसिडेंट हो, केपीके में हो, वो तो खुद को न्यूट्रल समझती है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। प्लस तो उनको टीटीपी से खौफ है सर। तो हाउ डू यू सी दैट? अजीज अस जान रऊफ स्टूपिड फ्रिवलेस लख बात है। अटैक तो मौलाना फजल रहमान पे हुए हैं जिन्होंने इसकी मजम्मत की है, इनके नाशमूलियत की। मुझे देखे ना कहां पे इन पे अटैक हुए। और फिर दूसरी बात है अगर हुकूमत है और टैक्स से डर रहे हैं और बत्ते वाले को ब्लैकमेल कर रहे हैं तो चूड़ियां पहन ले, घर चले जाएं। देखो ये ऐसा मौका नहीं होता कि क्या हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को नहता छोड़ दें। क्या पाकिस्तान कोई जन आसिम मुनीर के लिए बनाया गया था? इमरान खान के लिए, नवाज शरीफ के लिए बनाया गया था? क्या इनके बाद इसको नहीं रहना चाहिए? हो सकता है ये सारे जो है एक ही ताली कच्चे चट्टे हों और 10 साल बाद जब मैं नहीं हूंगा, आपके बाद 20 साल बाद कोई एक बंदा तो आ जाएगा ना कायदे आज़म के साथ, क्योंकि कोई ना बंदा पैदा तो हो जाता है। वो पाकिस्तान को पता कहां लेके जाएगा, क्या मुकद्दर इस मुल्क का। जो हमारा काम वो ये है कि इस मुल्क को कम से कम हर लड़ाई के अंदर इस मुल्क को गजंद ना पहुंचे। चलो मान लिया कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं परवाह करती, तो भाई कोई बात यह है कि अगर कोई बंदे वहां पे इतने हरीस आ गए हैं कि अपने इक़्तिदार के लिए वो कहते हैं कि ये हम नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो इमरान खान साहब आप तो खुद अकल करें, या आप भी वही उसी चक्कर में है कि हम नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये इक़्तिदार जब 2018 में आपको मिले तो हलाल, पीटीआई तो ज्यादा कह रही है 2024 में दूसरों को मिले तो हराम। नहीं, पीटीआई तो कह रही है कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, अदरवाइज तो ये पीटीआई वाले बहुत सारे लोग ये बात तो फिर भुगते हैं आप बाजे के। उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा जी कि मैं तो कतई नजर इसके कि कौन इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे यहाँ पे एक पैटर्न है एस्टेब्लिशमेंट के और सियासतदानों की लड़ाई का। इसके अंदर मेरी जो पाकिस्तान की जो हमारी जो 70-75 साल तारीख है जब से फौज एक्टिव हुई है, इसमें मैंने फौज को हारते नहीं देखा सियासतदानों से।
स्पेस उनको देनी होती है। जब 2019 में इमरान खान साहब एक्सटेंशन दे रहे थे सारे मिल मिला के बाजवा को, ये सितंबर में 2022 में जब बाजवा को मिल रहे थे। एक सर सवाल ले लीजिएगा, जैसे आपसे ये लेना है, बड़ा अहम सवाल है कि चले ये इमरान खान साहब की पार्टी का ना जाना, उस पर हमारी तनकीद, आपकी तनकीद, लोगों के उनके रिजर्वेशन, उनके गिले शिकवे साइड पर रखते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं सर 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, भाई उनका इस वक्त वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर आला है, उनके स्टेक्स ज़्यादा हैं, वो भी बादर नहीं करते, लाहौर से रेवंड से चाल पड़े, वो उसमें सेशन में नहीं आते, वो भी नहीं बैठते, अपनी कंसेंट वट एवर वी मे कॉल इट, इसको कैसे देखें? इमरान खान का ज़्यादा कसूर है कि नवाज शरीफ साहब जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, जिनकी पूरी फैमिली पार्टी इस वक्त पावर में है, वो भी तो पार्लियामेंट में नहीं है सर, उसको कैसे देखते हैं आप? तराजू के 2 पलड़ों में जरूर डालते हैं कि इनमें से ज्यादा किसका है। मैं कहता हूं कि हो सकता है दोनों का एक मन का कसूर हो, नवाज शरीफ साहब को जाने चाहिए, लेकिन मत भूलें कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो थी वो भरपूर अंदाज में मौजूद है वहां पे। जो बड़े बड़े लोग हैं वहां पे, कौन सा बंदा है जो उनकी पार्टी के नहीं बैठा? तरीके साहब से यही चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं उनका वजीर आला मौजूद था, उनके बंदे आ जाए। वो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब। दूसरा बात यह कि नवाज शरीफ साहब की टोकन हाजिर होगी, क्योंकि असल तो हुकूमत जो है, जो पॉलिसी बना रही है, जो एग्जीक्यूट कर रही है, वो ही मुस्लिम रून है, तो वो तो पूरी की पूरी, और फिर बिलावल साहब सारे मेरा नहीं ख्याल कि ये गैर जरूरी बहस है कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए था। आपकी मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन कोई थोड़े से कोई डायनेमिक्स भी होते हैं। कोई एक बंदा का, ही इज द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन, 3 दफा वजीर आजम रहे, उनका आना, बैठना और इस तरह के सेशन में आना, इट माइट हैव रेज्ड द उस फैसले की या कंसेंसस की रिस्पेक्ट बढ़नी थी। अगर वो भी बैठे रहेंगे तो आम आदमी समझेगा कि ना इमरान खान साहब को कंसर्न है, तो फिर मियाँ साहब को कौन सी कंसर्न है? फिर तो दे डैम केयर। ये सिर्फ वजीर आजम बनने के लिए पार्लियामेंट आते हैं। आज नवाज शरीफ ने वजीर आजम बनना होता तो घर बैठे रहते सर। अब 2 बातों का करें, अगर तो पार्लियामेंट पूरी का इजलास होता और फिर ना आते तो फिर तो बहुत इसको बिल्कुल ही ज्यादा सख्ती से आप देख सकते थे। दूसरी बात यह है कि जी इमरान खान साहब का ना आना जो है, या उनकी पूरी पार्टी का बैर रहना, इसको हम अब मिक्स करके एक नया कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। तो ये कभी डिस्कशन में आया नहीं था कि नवाज शरीफ अटेंड करेंगे नहीं करेंगे। हुकूमत को मौका नहीं देना चाहिए था। अजीज जान रऊफ मौके का तो इशू, ये मेरे नजदीक, मेरी आपकी तो जो राय है मैं उसकी बड़े एहतराम करता हूँ, मेरा इशू था ही नहीं ना। नवाज शरीफ का आना तो इशू नहीं था। उनकी पूरी पार्टी जब बैठी है, पूरी अपनी कैपेसिटी के साथ, अपनी जो है करो फर के साथ, अपनी सारा के सारा वजीर आजम, वो कोयटा से आए। इमरान खान साहब तो कोयटा में लाशें पड़ी थी, गए थे, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। और वो इतना कैलेस, इतना शकील कल्बी दिखाई कि ये मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बैठे हैं, धरना दे के सातों लाशों के ऊपर, और उन्होंने फिर भी नहीं गए। दुनिया इधर उधर हो गई। अब मुझे बताएं कि ये पसंद करते हैं सर उनको। खान साहब अगले दिन पहुंच गए। खान साहब के ये जो जेस्चर है, इस तरह की बातें जो है कौम को तो पसंद है। वो कौम कहते हैं नहीं खान जो है वो ठीक करता है, ठीक कहता है वो। अगर वो लाशों पे नहीं गए थे जनाजे पढ़ने में, किसी ने कोई उनको कोई बुरा तो नहीं समझा, बल्कि उसके बाद वो पॉपुलर हुए हैं, मजीद उनका वोट बैंक बढ़ा है सर। वोट बैंक बढ़ने का उससे कोई ताल्लुक नहीं। उस वक्त वोट बैंक क्या बढ़ा था, इनके सारे एमएनए जो थे नवाज शरीफ के पास लंदन बैठे थे टिकट लेने के लिए। जो हाल था, जमीन बोस हो चुकी थी सियासत। दिसंबर, याद करो वक्त, दिसंबर 2021 का नामो निशान मिटा जा रहा था। वो तो अल्लाह ताला गरीक रहमत करे हमारी मुस्लिम लीग की क़यादत को और उस वक्त की आर्मी क़यादत को, कि जिन्होंने मिली भगत के साथ इमरान खान की सियासत में जान डाल दी। और वो आप कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा सियासी जो है कैपिटल गेम लूज किया है। करना चाहिए था आपको। इसमें एहसान जताने की क्या बात है? आपको हुकूमत चाहिए, आपको हुकूमत मिल गई, सियासत आपकी दफन हो गई। बाकी इमरान खान साहब का जो ना जाना था, उन्होंने इमरान खान की सियासत को टक्के टोकरी कर दिया था। अब हुकूमत आप कर रहे थे, वज़ीर आज़म से आप तहरीक अव्वल तो पार्टियों को सरबराह के हैसियत से भी जाना चाहिए था सबको, लेकिन इमरान खान को जाना बनता था। आप इस दफ़ा मैं तो आप क्रेडिट दे इतना तो दे देना कि शहबाज शरीफ साहब अगले दिन कोयटा बैठे थे और वहाँ पे एक जेस्चर था। आज तक ये हुए हैं, कभी कोई इस तरह का इमरान खान साहब के दौर में वाक़या हुआ है कि वो चले गए हों? तो मेरा ख्याल है कि, लेकिन असल बात यह है जी कि कोर इशू ये है, इसको कंफ्यूज ना करें कि तहरीक इंसाफ का शाम आज की के अंदर बैठना नहीं, उन्होंने अपने लिए जो है एक
गड़ा खोदा है और मजीद अपने आप कहते हैं उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। ये नहीं है कि जो कट को छोड़े। साहब जो स्टाइल हमने MQM को देखा 90s में और बाद के सालों में कि वो भी इसी तरीके से पॉलिटिक्स करते थे, मैंने भी कवर किया कि तकरीबन कोई 23 साल होने वाले 2002 ऑनवर्ड, उनका स्टाइल भी यही था, कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइप। आपने भी बहुत पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स, आपने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की हुई है सर, वहाँ भी ये इस तरह के एटीट्यूड दिखाया जाता है, बैकआउट कर दो, नाराज़ हो जाओ, रुस जो आज जाएंगे कल नहीं जाएंगे। तो MQM भी यही कुछ करती रही है, कभी इस्तीफे दे दो, कभी वॉकआउट कर जाओ, कभी नाराज़ हो जाओ। तो आपको लगता है कि अगेन जो MQM ने जहाँ से छोड़ा था ये सारा मामला पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, तो PTI वहीं से शुरू कर रही हो, गैप को फिल कर रही है कि बच्चों वाली पॉलिटिक्स हो रही है। कल रात तक नाम दे दिए तो और सुबह सवेरे तक वो रुस कर बैठ गए, नहीं जी हम तो नहीं जाते। आपको लगता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अभी नहीं निकल सके जैसे MQM नहीं निकल सकी थी और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम का शिकार हुई? मेरा नहीं ख्याल, मैं तो जो खुद स्टूडेंट एक्टिविस्ट था और भरपूर 4-5 साल सियासत किए 70s में, स्टूडेंट में तो इस तरह की बातें नहीं होती थी। वहाँ लड़ाई फटे जब नहीं, मैं आपको बताऊं ना जी, मैं तो चूंकि उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, खुद एक यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था उस जमाने में, और पूरे हमारे इत्तेहाद बनते थे, मुखालफिन के साथ बनते थे मुख्तलिफ इशूज के ऊपर। भुट्टो साहब के खिलाफ सारी राइटिस्ट पार्टी के इत्तेहाद बने। आप थोड़े लड़ाया फटे जितनी पंजाब यूनिवर्सिटी में लड़ाया और फटे हुए कहीं और होते थे। अलग बात है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था, ये अलग बात है। पंजाब लड़ाई मार कुटाई या एक वायलेंस था हमारे वक्त में आ चुका था, उसको एक अलग बहस शुरू हो जाएगी। मैं तो आपको बताया कि हमारे यहाँ जो मेरे बेहतरीन दोस्त है ना, आप देख लें जो आपको मिलते हैं लेफ्ट के, वो मेरे यूनिवर्सिटी के जमाने के कत्ल भी होते थे, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और वो हमेशा कहते थे उस जमाने में भी, क्योंकि हम इकट्ठे बैठ के खाने खाते थे, उसको छोड़े वो एक और पॉलिटिक्स में कत्ल भी होते थे, ये कह रहा हूं कि दूसरे मुखालफिन को कत्ल भी किया जाता था। नहीं, हम नहीं इस टॉपिक पे चले गए ना, तो ये बिल्कुल और है। वो कभी आएगा तो मैं इसको हाईलाइट करूंगा, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस में जब अयूब खान के इक़्तिदार डूब रहा था, तो उन्होंने जनवरी 1969 के अंदर एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मुजीब को भी पैरोल पे रहा करके ले आए थे, लेकिन वो तो अपने इक़्तिदार बचाने के लिए कर रहा था अयूब खान, और भुट्टो साहब ने उसका बाइकआउट किया था। मैंने नहीं बैठना। ठीक, इसके अंदर बहुत बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। न्याजी साहब से हम बात कर रहे थे पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें PTI ने शिरकत नहीं की, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस हवाले से हम तफसीलात जान रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और अहम इशू है जिस पर हम बात करेंगे। तोशा खाना की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बुध के रोज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश की जाएगी, और 1956 में जो पाकिस्तानी हुकूमत का वफ्द है उन्होंने चीन का दौरा किया, और चीन से जो मिलने वाले तहाइफ हैं उसमें किस किस्म का फ्रॉड किया गया, कुछ बड़े अहम इंकशाफात और एतराज़ात जो है वो इस ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं वो हम जानेंगे रऊफ क्लासरा साहब से। क्लासर साहब, ये रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी बुध के रोज़, और इसमें काफ़ी संगीन एतराज़ात जो हैं वो ऑडिटर जनरल ने उठाए हैं और कुछ इंकशाफात किए गए हैं। इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल ऐसे ही है। नूर आलम खान साहब थे, चेयरमैन कमेटी थे PSC के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो पिछली थी, तो उन्होंने यहाँ पे बड़े अच्छे स्टेप्स लिए थे, और बहुत सारे जो ऑडिट रिपोर्ट्स थी या ऑडिट नहीं करा रहे थे महकमे डिपार्टमेंट्स जो, उन्होंने इनकी ऑडिट का स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट्स का हुक्म दिया था। अब ये ना फैशन सा बन गया है कि ये बहुत सारे महकमे जो हैं वो अपना ऑडिट नहीं कराते, वो ये फरमाते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, सॉवरेन हैं और हमारे ऊपर कोई ऑडिट नहीं होता, तो वो अपने आप को इससे एक्सक्लूड करवा लेते हैं, और हुकूमतें या वज़ीर जो उनको सपोर्ट देते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे एक्ट्स ऑफ अमिशन कमीशन उसमें छुप जाते हैं। ये नूर आलम खान साहब को ये क्रेडिट जाता है, ये बहुत बड़ा ये काम था, रेजिस्टेंस थी इस पे कि आप इसका स्पेशल ऑडिट जो है ना नहीं करवा सकते। अच्छा। इसका जो तोशा खाना से, तोशा खाना ये दुनिया भर में आप जितने विजिट्स करते हैं, और हमारे हेड्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर, जो डेलीगेशन के मेम्बरान हैं, इनको बड़े कीमती और बड़े एक्सपेंसिव करोड़ों रुपए के इनको तहफ़ मिलते हैं, और एक एक बंदा मतलब लीगली तौर पर वो बहुत सारा पैसा माल घर ले जाते हैं, बड़े कीमती तहफ़ होते हैं, और ये रूल्स और रेगुलेशन प्राइम मिनिस्टर खुद
बनाता है। ये मजे की बात ये जहन में रखें, जो लोग हमें समझाते हैं ना ये कानून था, जो वजीर आज़म अपने घर घड़ियाँ ले जाए, गाड़ियाँ ले जाए, वो आपकी BMW ले जाए, खंजर, पिस्तौल, चाकू, हीरे जवाहरात, डायमंड्स, वो सारे रूल्स खुद बना रहा होता है। ये जहन में रखें, जो हमें समझाते हैं ना कानूनी तौर पर ले गए हैं, घड़ियाँ ले गए हैं तो पैसा ले गए, भाई साहब वो खुद बैठ के चीजें तय करता है कि मैंने कितनी कितनी चीजें मैं कैसे लेकर जाऊंगा, क्योंकि पार्लियामेंट रूल्स को नहीं देती। अब उन्होंने इसकी ऑर्डर रिपोर्ट जो है, जैसे मैंने कहा, और अभी तक मेरी इत्तला यह है कि ऑर्डर रिपोर्ट पूरी तरीके से कमेटी के सामने पेश नहीं की जा रही। जो नूर आलम साहब ने उसको मेहनत से ऑडिट करवाया तो उसमें भी कोई रेजिस्टेंस आ रही है कि ये रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट के आगे या पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आगे पेश ना की जाए। तो अब ये बुध के दिन जो है ये पूरी इसी पे ये कैबिनेट डिवीजन के तोशा खाना के इन्हीं पे ये इजलास हो रहा है। जुनैद अकबर साहब जो हैं इसके चेयरमैन है, 29 मेंबर कमेटी है, उसके सामने ये सारी डिटेल्स आ रही हैं, कुछ आ रही हैं और कुछ उन्होंने, जैसे कैबिनेट डिवीजन का स्टाइल है उनका हुकूमतों का, बहुत सारी चीजें वो नहीं दे रहे, जो मुझे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं। दे आर हाइडिंग इट। जो स्पेशल रिपोर्ट जो उन्होंने करवाई थी और उसमें बहाना ये बनाया जा रहा है कि जनाब जो महकमे थे उन्होंने इनके जवाबात नहीं दिए। होता है ये, जब आप ऑडिट बनाते, ऑडिट पैरा बनाते हैं, फिर उस महकमे को जाता है, वो उसका जवाब देता है कि उसके एतराजात का, फिर इनकी मीटिंग होती है DAC की, फिर बैठ के रिकंसाइल करते हैं कि ऑडिट पैरा सेटल होना है या कहीं पे आगे जाना है। और ये उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाने से पहले बड़ी वारदातें की जाती हैं, ह्यूज वारदातें की जाती हैं। उसकी स्टोरी हम किसी वक्त आराम से बताएंगे कि ये कैसे ऑडिट वाले जो हैं, ये ऑडिट वाले और ये उस मिनिस्ट्री के लोग बैठकर ये कैसे इन द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट सारी चीजें सेटल की जाती हैं। दैट्स अनदर। सो मेरी ये रिपोर्ट है कि आप उसको बैठ के वो रिपोर्ट जो आनी है, जो नहीं आ रही अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, कल सुबह तक बदल जाए फैसला तो आई डोंट नो, वो तो अपनी जगह बड़ी अहम है, बम शेल है मुझे बताया जा रहा है। लेकिन अब जो है, जो असल स्टोरी है, मैं सिर्फ आपके साथ एक दो चीजें शेयर करता हूं। जी जरूर। इस मुल्क के साथ कब से क्या काम हो रहा है। अब कल एक रिपोर्ट का एक हिस्सा है 1956 में, जरा अंदाजा करें हमारा करैक्टर देखे, हमारी इंटेग्रिटी देखे। लोग कहते हैं आज करप्शन बढ़ गई है, आज 2 नंबरी बढ़ गई। भाई साहब ये हमेशा से रही है। अभी आप जो मैं आपके सामने हम चीजें पेश कर रहे हैं, जरा ये स्क्रीन पे जरा देखिएगा। 1956 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1956, अभी पाकिस्तान को बने हुए 9 साल हुए थे, और उस वक्त के जो वजीर आजम थे, मैं नाम नहीं ले रहा कि उस दौर में 3 गुजरे हैं, लेकिन उसमें वजीर आजम साहब से ज़्यादा उनके डेलीगेशन को इल्ज़ाम दिया गया। जो वजीर आजम थे, मैं खुद जानबूझ के उनका नहीं कि उसमें आ रहा, अगरचे हमने उसको चेक किया है, 3 नाम आ रहे हैं उसमें मोहम्मद अली बोगरा साहब का आ रहा है, मोहम्मद अली साहब का, हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब का आ रहा है। वैसे उन्होंने हुसैन शहीद ये सोहरवर्दी साहब हैं, इन्होंने विजिट किया था चाइना के, उसमें गए थे, बट ही यूज्ड टू बी वेरी जेंटलमैन, ऑनरेबल मैन, हम उनकी इज्जत करते हैं। तो उससे ये पता चला है कि ये जब वहां पे गए थे, चाइना गए थे, ये हुसैन ये शहीद वर्दी साहब का उसने डेलीगेशन किया था, तो इनको चाइनीज हुकूमत ने बड़े महंगे गिफ्ट दिए थे पूरे डेलीगेशन को। अब जब इनको डेलीगेशन को गिफ्ट मिले हैं, इन सब के मुंह में पानी आया। इन्होंने जनाब ये तो बड़े कीमती हैं, ये तो बड़े एक्सपेंसिव हैं, अंडर द रूल्स आपने वापस जाके तोशा खाना में जमा करवाने हैं। तो इस डेलीगेशन के ऑनरेबल लोग जरा जहन में रखें, कितने उसमें वजीर भी होंगे, सरकारी ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे। हमें कहते हैं ब्यूरोक्रेसी अब करप्ट हुई, उस वक्त बड़ी शरीफ और ईमानदार थी। उन्होंने कहा जनाब कि हांगकांग में स्टॉप होना है, आपने फ्लाइट चेंज करनी है। तो हांगकांग से इन्होंने उसी तरीके की चीज़ें, जेली, नकली, फेक जैसे ज्वेलरी नहीं मिलती, इन्होंने जाके वही सारी चीज़ें जो चाइनीज हुकूमत ने दी थी, इस डेलीगेशन ने, वजीर आजम की डेलीगेशन ने जाके फेक वो चीज़ें ले ली, वापस आके उन्होंने वो फेक चीज़ें तोशाखाना में जमा कराई, जो असली चीज़ें चाइनीज ने दी थी। अगर कोई हीरे जवाहरात थे, अगर कोई डायमंड था, वैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसकी डिटेल इसमें नहीं दी गई, जो कि दी जानी चाहिए, वो उन्होंने आके तोशाखाने को दे दी। असल चीज़ें जो है ना वो घर ले गए। ये तो ये बड़ा हैंड हो गया। ये हैंड को छोड़े, करैक्टर और इंटेग्रिटी देके हैंड को छोड़ दे 1 मिनट के लिए, मतलब कॉपी जो है वो लाके। यस, ये काम आप सोच सकते हैं कि इस मुल्क में 1956 का पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का डेलीगेशन चाइना जाता है, चाइनीज आपको दोस्त समझ के महंगे तरीन गिफ्ट देते हैं कि पाकिस्तान ने उनको तस्लीम किया था, पहले मुल्कों में था, इज्जत दी कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपने डेलीगेशन के साथ है, महंगी तरीन चीजें दी, वापस आए। इन्होंने रास्ते में इन्होंने मंसूबा बना लिया कि हांगकांग में रुकेंगे, हांगकांग के एयरपोर्ट पे कुछ चीजें देखेंगे, जेली कोई या उसमें मिलेंगी 2 नंबर चीजें, और वो उसके बदले अब कितनी मेहनत की होगी, मेहनत की, एक चीज ढूंढी हर डेलीगेशन के बंदे ने, ढूंढने के बाद वापस है और इस्लामाबाद में या उस वक्त तक कराची था आपका कैपिटल जो है, उन्होंने तोशा खाना में जैली चीजें रखवा दी। ये आपका करैक्टर है, ये आपकी इंटेग्रिटी है, नंबर 1। अब आगे सुने, जनाब परवेज मुशर्रफ साहब
उनके बारे में कहते हैं जनाब सबसे ज़्यादा अच्छा जो आज तक कौम बड़ा उनके बारे में फरमाती है, सियासतदान तो बड़े हमारे करप्ट हैं, 2 नंबर करते हैं, सब कुछ करते हैं। इस गंगा में सब ने हाथ धोए हैं। उनके दौर में रूल चेंज हुए, कितनी दफा हुआ, सबसे ज्यादा रूल तोशा खाना के पैसे ज्यादा ना देने पड़े। अच्छा, वो जो परसेंटेज एक रखते हैं, कोई 10% थी, कोई 5% बाद में बढ़ाएगी। जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में ये उन्होंने जो इसके रूल्स में चेंजेस की ये तोशा खाना में कि कितने पैसे दे कर आप अपने गिफ्ट घर ले जा सकते हैं। 2001 में चेंजेस किए उन्होंने, 2004 में की, 2006 में की, 2007 में की। सो उनके दौर में जनाब 4 दफा चेंजेस की गई। आसिफ अली जरदारी साहब आ गए, इन्हें महंगे ये पॉलिटिकल हुकूमत आ गई ना, मतलब गिलानी साहब आ गए और आसिफ अली जरदारी साहब आ गए। इन्होंने जनाब आते ही 2011 में इन्होंने अपने रूल्स में इन्होंने चेंजेस किए कि हमें नुकसान ना हो। अच्छा। फिर इसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौर आ गया, नवाज शरीफ साहब के दौर में 2017 में रूल्स में चेंजेस किए। फिर खान साहब का दौर आ गया, सबसे ज्यादा ईमानदार नेक पारसा, पता खान साहब तो कोई सोच नहीं सकते थे जनाब, वो तो इन्हीं ही तोशा खान और इस लूट मार के खिलाफ आए थे। वो तो तरीके इंसाफ बना कर आए थे कि ये हम जुल्म नहीं होने देंगे। खान साहब ने भी रूल चेंज किए, ये उस वक्त चेंज किए जिसका हमें बताया नहीं जाता। वो देखिए खान साहब ने वो जो घड़ियां जो है ना, वो लेने के बाद रूल्स बदल दिए। तो खान साहब ने जो घड़ियां ली थी ये रूल बदलने से पहले ली थी, जो बाद में उन्होंने बेची, जो उनको सऊदी शहजादे ने दी थी और करोड़ों रुपीस की, या वो कहते हैं जी लाखों डॉलर पता नहीं कितने की थी, आज तक नहीं पता चला। तो वो जनाब खान साहब ने भी 2018 में जब ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सऊदी अरब गए और उसके बाद इनको माल तहफ़ सब कुछ मिला, इन्होंने भी रूल्स बदल दिए और वो उसके बाद बदले जब उन्होंने अपनी डील कर ली। इन्होंने बाद में बदले। सो हर प्राइम मिनिस्टर ने, ये आपको सिर्फ 2001 तक बताया मैंने, मुशर्रफ साहब जो हैं वो करोड़ों रुपए के लेकर गए थे तहफ, शौकत अजीज साहब ने 25 करोड़ के लेकर गए, ये 1150 तहफ शौकत अजीज, मतलब शौकत अजीज ने टिश्यू का डब्बा नहीं छोड़ा, उन्होंने जुराबें नहीं छोड़ी, उन्होंने बुनियादें नहीं छोड़ी। ये मैंने रिपोर्ट की हुई है, ये मैं आप इस पे हंस रही हैं, आई एम सेइंग विद वेरी सीरियसनेस। उनको नेपाल के गवर्नर ने उनकी मिसेज को 2 उनको स्कार्फ दिए, उनकी कीमत 50 रुपए लगाई शेर के बच्चे ने, मतलब 100 रुपए में 2 स्कार्फ ले गए। अच्छा, शहजादा चार्ल्स आए थे, उनकी बेगम साहब आई थी, उनकी बेगम साहब के लिए वो लेकर आए थे, वो हैंड बैग लेकर आए थे 2005 या मेरे को 4-5 की बात है, उस वक्त शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर थे। इन मसूफ ने उसकी 300 रुपए कीमत लगी, मतलब वो उसमें वहां पे आपके उसमें इलफर्ड में 1 पाउंड शार्प है, तो लगता है वो जो उस मलका थी उस वक्त, वो जाके वहां से खरीदे थी 1 पाउंड शार्प से 300 रुपए का बैग की कीमत लगा गए। ये वो लूटमार इस मुल्क में मची रही है। ये कल इसका या बुध वाले दिन इजलास है, मेरी मेंबरान से जरा रिक्वेस्ट है, वो स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट जो विदहोल्ड की जा रही है, अभी तो सिर्फ 1956 का सामने आया है ना। ठीक है सर जी, बहुत सारी डिटेल्स है इसमें आपके पास इंटरेस्टिंग, लेकिन वक्त जो है ना वो हमारे पास बहुत कम है, वक्त हमारे पास कम हो जाता है। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वहाँ हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे तोशा खाना का खुसूसी ऑडिट जो कि 2023 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो है वो ऑर्डर किया था कि तोशा खाना का एक खुसूसी ऑडिट कराया जाए, और अब इसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बुध के रोज पेश की जाएगी और इसमें संगीन इल्जामात और इंकशाफात और एतराज़ात जो है वो उठाए गए हैं स्टेट विजिट्स के हवाले से, जो कि पहले के जो वज़राए आज़म और जो स्टेट डिग्नेटरीज थे, जिन्होंने पॉलिटिशियंस थे, जिन्होंने विजिट्स किए और तहाइफ लिए और उनके साथ क्या किया, इस हवाले से इंकशाफात जो हैं वो इस रिपोर्ट में मौजूद है। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी हम आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।